नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जेआईबी के पेपर 1 के। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज। तो आरबीआई को हम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? ऑप्शंस हैं, इट हैज़ टू मीट द क्रेडिट नीड ऑफ सिटीजन्स टू हुम नो वन एल्स इज विलिंग टू लैंड। जिन सिटीजन्स को कोई भी लैंड करने को तैयार नहीं है उनको आरबीआई लोन देता है। सेकंड है, बैंक टेंड टू गो टू आरबीआई एज अ लास्ट रिजॉर्ट, कि बैंक आरबीआई के पास जाते हैं लास्ट रिजॉर्ट जब ज़रूरत होती है। थर्ड है, इट कम्स टू हेल्प टू बैंक इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कभी भी कोई क्राइसिस का टाइम आता है तो बैंकों की हेल्प के लिए आरबीआई आगे आता है। फोर्थ है, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, इट कम्स टू हेल्प ऑफ आरबीआई ऑफ बैंक्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो जब भी कोई बैंक क्राइसिस में आता है, किसी तरह की कोई दिक्कत में आ जाता है, कैश क्रंच कुछ हो जाता है, लिक्विडिटी मिसमैच हो जाता है, तो उस समय जब कोई सहारा बैंक का नहीं बचता है तो आरबीआई ही उसकी मदद के लिए आता है। ऐसा हमने कई केसेस में देखा है रिसेंट में, इसीलिए हम आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई परफॉर्म्स इट्स फंक्शन एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट थ्रू। तो आरबीआई क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है, ये हम सभी जानते हैं। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, चेंज इन बैंक रेट, सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ जिन्हें कहते हैं, या फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, या एसएलआर, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन चारों को ही आरबीआई यूज़ करता है। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज इसमें आएगा ऑप्शन। ये चारों ही जो हैं वो आरबीआई यूज़ करता है एज अ टूल टू कंट्रोल द क्रेडिट। डैश इज नॉट अ क्वांटिटेटिव टूल फॉर क्रेडिट कंट्रोल। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्वांटिटेटिव टूल नहीं है क्रेडिट कंट्रोल के लिए? ऑप्शंस हैं, सीआरआर में चेंज, या एसएलआर में चेंज, या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, या फिर डी ऑप्शन है बैंक रेट। तो बैंक रेट जो है वो क्वांटिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, बैंक रेट। नेक्स्ट है, डैश इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व इन इंडिया। तो फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का है उसका कस्टोडियन कौन है? ऑप्शंस हैं, आरबीआई, आईएमएफ, एसबीआई, या कॉमर्शियल बैंक्स। तो साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वही कस्टोडियन है हमारे देश में जो भी फॉरेक्स रिजर्व है उनका। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑल द डिनोमिनेशंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ। तो आरबीआई जो है उसके पास उसके पास ही ये अधिकार है कि वो बैंक नोट इशू करे। तो इसका प्रोविज़न किस एक्ट में दिया हुआ है, किस सेक्शन में? ऑप्शंस हैं, सेक्शन 21 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 21 ऑफ बीआर एक्ट, सी है सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, और डी है सेक्शन 23 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट जो है वो आरबीआई को ये अधिकार देता है कि आरबीआई बैंक नोट इशू कर सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो कौन सा ऐसा है इनमें से जो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंस, या फिर गवर्नमेंट फाइनेंस। तो ये सभी जो हैं वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारा उसके पार्ट हैं। इसीलिए ऑप्शन जो है इनमें से कोई भी पूछा है कि नॉट द पार्ट ऑफ, तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो पार्ट नहीं है, जबकि ये सारे ही पार्ट हैं, तो नन ऑफ दीज इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएटरी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो फाइनेंशियल सिस्टम में इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है? ऑप्शंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो साथियों, ये चारों ही जो हैं वो इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते हैं। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा, सभी इंटरमीडिएटरीज हैं फाइनेंशियल सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स आर कैटेगराइज्ड इन टू। तो कॉमर्शियल बैंक्स जो इंडिया में है उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो इंडियन कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इन सभी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, कुछ फॉरेन बैंक होते हैं जो कि
बाहर के बैंक हैं बट उन्होंने ब्रांचेस यहाँ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, वो इंडिया में ब्रांचेस खोली हुई हैं। तीसरे हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्राइवेट हाथों में है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल रूरल बैंक्स यानी कि आरआरबीज हैव बीन सेटअप विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो आरआरबीज को जब सेटअप किया गया था तो उनका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था आरआरबीज को बनाने के पीछे? ऑप्शंस हैं प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू सेमी अर्बन एंड अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि जो सेमी अर्बन जो शहरी और अर्ध शहरी जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड है प्रोवाइडिंग डिपॉजिट्स फैसिलिटी टू फार्मर्स, जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनको डिपॉजिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड है प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड डिपॉजिट फैसिलिटी टू रूरल एरियाज। और फोर्थ है प्रोवाइडिंग क्रेडिट डिपॉजिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू द पीपल इन रूरल एरियाज। तो इसमें सबसे जो सही ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन जो है वो डी है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट डिपॉजिट एंड अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू पीपल इन रूरल एरियाज। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स टू क्वालिफाई फॉर बीइंग क्लासिफाइड एज अ शेड्यूल्ड बैंक एज पर ओरिजिनल गाइडलाइंस। तो ओरिजिनल गाइडलाइंस जो थी, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 11 में जो है दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो मिनिमम जो पेडअप कैपिटल है, अमाउंट पेडअप कैपिटल और रिजर्व कितना होना चाहिए जिससे कि उन्हें शेड्यूल बैंक कहा जा सके, तो वो अमाउंट कितना था? 1 लाख, 5 लाख, 25 लाख या 50 लाख। तो 5 लाख यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ध्यान से पढ़ें, पूरा पढ़ें, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज हैं इसमें, अदरवाइज थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है। अ बैंक विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इज कॉल्ड। तो कोई ऐसा बैंक है जिसको सेकेंड शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया है आरबीआई के, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं फॉरेन बैंक, सेकंड है प्राइवेट बैंक, शेड्यूल्ड बैंक या नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो जितने भी बैंक ऐसे हैं जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं आरबीआई के, उनको हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और जो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, यहाँ पूछा है कि कौन से बैंक, कोई बैंक है जो इसमें इंक्लूड नहीं है सेकंड शेड्यूल में, उसको हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल इज मेनली फ्रॉम। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी कि ऐसा कैपिटल जिसको रीपे करना पड़े ज़्यादा टाइम में, जिसका रीपेमेंट पीरियड ज़्यादा हो, 20 साल 30 साल इस तरह का, उनकी ज़रूरत किसको पड़ती है? तो ऑप्शंस हैं इसमें प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, सेकंड है पब्लिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, सी है इंफ्रास्ट्रक्चर, या डी है ऑल ऑफ दीज। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन सभी को लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो उसमें जो प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेगी। एसेट, फिक्स एसेट एक्वायर किए जाएंगे, उसमें हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। बड़े लंबे टाइम के लिए टर्म लोन्स जनरली दिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, तीनों ही सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट वेयर न्यू इशू आईपीओ। जो आईपीओज आजकल काफ़ी आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे हम कहते हैं। कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है पैसा उठाने को, अपने जो फर्स्ट टाइम जो अलॉटमेंट जो देती है, अपने शेयर्स को अलॉट करती है, तो आईपीओ उसे हम कहते हैं। तो वो कौन सी मार्केट में आते हैं? तो ऑप्शंस हैं इसमें स्टॉक मार्केट, सी नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट, थर्ड है सेकेंडरी मार्केट, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट टाइम जब भी इशू आता है, कोई आईपीओ आता है, तो वो प्राइमरी मार्केट हम उसको कहते हैं, प्राइमरी मार्केट में वो आते हैं। उसके बाद जब एक बार आ जाता है तो फिर वो स्टॉक मार्केट में फिर वो ट्रेड होने लगते हैं फ्रीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग कंपनीज गेट लाइसेंस अंडर। तो कोई भी बैंकिंग कंपनी है उसको लाइसेंस अगर मिलेगा, आरबीआई लाइसेंस देता है बैंकिंग कंपनीज को ताकि वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ कर सकें, तो उनको लाइसेंस जो दिया जाता है वो किस सेक्शन के तहत दिया जाता है? तो ऑप्शंस हैं इसमें सेक्शन 22, सेक्शन 23 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट या सेक्शन 23 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो ये सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। साथियों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ एक जो प्रोविजंस हैं और आरबीआई एक्ट के कुछ एक जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उन्हीं में से एक ये है, जैसे कि एसएलआर के लिए है एक सेक्शन, सीआरआर के लिए है, सीआरआर किस सेक्शन में मेंशन है, एसएलआर कहाँ है, बैंक नोट इशू करने की पावर
आरबीआई को किस सेक्शन में मिली हुई है, तो इस तरह के जो, या फिर पेड अप कैपिटल कितना होगा बैंकिंग कंपनीज़ का, इस तरह के जो शेड्यूल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स सेक्शंस हैं इनमें, उनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ रूरल ब्रांचेस एट द टाइम ऑफ फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो साथियों, आप सभी को पता है कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, और उसका जो करने के कई सारे रीजंस थे, बट जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो ये भी था कि उस समय जो बैंक थे वो प्राइवेट हाथों में थे, और वो ज़्यादातर ये कोशिश करते थे कि वो इंडस्ट्री को ही लैंड करें, अपन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही पैसा देना चाहते थे। रूरल ब्रांचेस वो अपनी कम खोलते थे, साथ ही जो किसानों को, एग्रीकल्चर को लैंडिंग वो काफ़ी कम करते थे। तो उस समय जो रूरल ब्रांचेस थी वो काफ़ी कम थी, इनकी परसेंटेज उस समय जो थी नेशनलाइजेशन के समय वो 22% थी केवल। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।